आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं। पॉडकास्ट के अंतर्गत हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। आज जिस विषय को मैंने उठाया है वो है आपदा से संबंधित। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 से 2019 यानी 20 साल के दौरान द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर नाम की एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 20 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या जो है वो लगभग 2 गुना बढ़ गई है। ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, इनसे तमाम लोगों की मौत हुई है, तो इसके साथ ही बढ़ा है वैश्विक आर्थिक नुकसान। 2.97 ट्रिलियन का वैश्विक आर्थिक नुकसान इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है। तो इसके प्रति जागरूक करती है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्यों हमको इस रिपोर्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्यों इसकी चर्चा इतनी कम हो रही है और भारत इन सब के बीच कहाँ ठहरता है प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं संजय कबीर। संजय कबीर जंगल कथा नाम से लगातार ब्लॉग लिखते रहे हैं। लगातार तो जंगल कथा नाम से खूब लोकप्रिय इनकी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा हाल ही में इनकी एक किताब आई है चीता नाम से, वाणी प्रकाशन से वो किताब है। इसके अलावा पर्यावरण मुद्दों पर लगातार ये लिखते रहे हैं, पर्यावरण मामलों के जानकार है और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी इन्होंने खूब लिखा है। तो आज मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा इस रिपोर्ट के बारे में। संजय कबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो की इस खास पेशकश में। संजय जी, रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाएं जो हैं 2 गुना हुई हैं, लगभग 2 गुना हो गई हैं। ये रिपोर्ट इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब 20 सालों का इसमें आंकड़ा लिया जाता है। इससे पहले भी ये रिपोर्ट एक मर्तबा आई थी, संभवतः 1999 में, जब 1980 से 1999 तक के आंकड़े लिए गए थे। क्या हमने उस रिपोर्ट को इतना ज़रूरी नहीं समझा था कि आपकी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गईं और जब वो रिपोर्ट दोबारा आई तो वृद्धि 2 गुना दिखाई दे रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि प्राकृतिक आपदाओं के विषय में हमको नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हम इनको जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो हमारे सोचने का ढंग है, जो हमारा नजरिया है, वो समग्रतावादी नहीं है। हम इन घटनाओं को यदा कदा आने वाली या कुछ दिन आके गुजर जाने वाली या मतलब चूंकि हम एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है हम लोग, तो किसी एक जगह पर कोई घटना होती है और दूसरी जगह के लोग उसके बारे में जानते भी नहीं। तो हमको ये जो हमारा नजरिया है इसको बदलने की जरूरत है। जैसे अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं इस विषय पे, तो हैदराबाद में, तेलंगाना में एक किस्म की प्राकृतिक आपदा से लोग गुजर रहे हैं। हाँ। और एक बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बना, उससे एक तूफान आया और अक्टूबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई जो इससे पहले 100 सालों में नहीं आई थी। और वहाँ पे अब तक 32 लोग, ये जो इतनी ज्यादा बरसात हुई है, इसके चलते जो बाढ़ आई है या इससे जो अलग अलग घटनाएं पैदा हुई है, इसके चलते उसमें 32 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और 5000 करोड़ से ज्यादा की धन संपदा का नुकसान हो चुका है। तो ये एक ऐसी एक घटना है जो हमारे बीच में चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी 1 महीने पहले की घटना नहीं है, ये 10 दिन पहले की घटना नहीं, ये ऐसी घटना है जो अभी जिससे लोग गुजर रहे हैं, अभी वो वहाँ पे हो रही है। तो ये एक किस्म की प्राकृतिक आपदा है। और जो जलवायु परिवर्तन है, तो वो हम देखें, जैसे मौसम क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है मौसम के बारे में जानकारी रखना। जब से इंसान के तौर पे विकसित होना शुरू हुआ है, तब से ही उसने मौसम के बारे में, जो हमारा जो प्रकृति का जो चक्र है, उसको कैसे वो धीरे धीरे बदलता है, इसके बारे में जानकारी रखने की शुरुआत की है। और ये केवल हम नहीं करते हैं, ये हमारे साथ इस धरती को साझा करने वाले तमाम जीव जंतु, वो मौसम के हिसाब से सब कुछ अपना पूरा कार्यक्रम, जो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसके हिसाब से बनी हुई है। वो उसी के हिसाब से जब जैसे एक पक्षी है, उसको पता है
कि अब ये यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड आने वाली है और ये सारा का सारा जिन दलदली इलाकों में वो लोग रहते हैं वो पूरा का पूरा बर्फ से ढक जाएगा, तो वो वहां से उड़ के भारत जैसे देशों में चले आते हैं जहाँ पे पानी मिल जाता है उनको और जहाँ पे मछलियां होती है और उनको आसानी से भोजन। तो ये पशु पक्षी भी जो है वो मौसम के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते रहे हैं और ये मौसम हम लगातार देखते हैं, उसके हिसाब से हमारे जैसे पीढ़ियां हमको बताती हैं कि इस समय जब धूप आएगी उसके बाद फिर ये जो है ये बारिश आएगी, ये जो उसके बाद फिर ठंड का मौसम आएगा। ये पीढ़ियों के अनुभवों से हमने ये सीखा है और फिर बाद में हम ऑब्जर्वेटरीज बनी है जिन्होंने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया है और इसकी धीरे धीरे ये बनना शुरू हुआ है। जब पशु पक्षी इस चीज को संजय जी समझ रहे हैं, हम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई क्या? हाँ, मैं इसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि जैसे हम जैसे ये जो परिवर्तन है, जब आज से 20 साल पहले जब मौसम चक्र में ये जो बदलाव आना शुरू हुआ, मौसम चक्र में बदलाव मतलब क्या कि जैसे जब हम चाहते थे, जब हम सोचते थे कि इस समय बारिश होगी, बारिश उससे पहले हो गई। जैसे पहले जो बारिश का 40 दिन का एक पीरियड होता था जब जिसमें बारिश बरसात के दिन होते थे, वो पता चला वो बारिश के दिन घट के वो सिर्फ 25 रह गए और 25 दिनों में ही उतनी बारिश हो गई जितनी 40 दिनों में हुआ करती थी। यानी बहुत ज्यादा, जैसे किसी आदमी को कहा जाए कि वो लोटे से नहाए और या उसकी जगह पे उसको जो है बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी जाए। तो ये एक इस तरीके का जब परिवर्तन हमने नोट करना शुरू किया तब हमने इसको नाम दिया कि एक जलवायु में हमारे परिवर्तन आ रहा है, मौसम चक्र में बदलाव आ रहा है। लेकिन जब तक इसके बारे में कोई सोचा जाता है या कोई कदम उठाया जाता या इसके बारे में जब तक गंभीर प्रयास किए जाते, सिर्फ चिंता न प्रकट की जाती, जब तक गंभीर प्रयास किए जाते तब तक जलवायु परिवर्तन से बदलकर ये जलवायु संकट में तब्दील हो गया। हाँ। और जलवायु संकट आज जलवायु आपातकाल में तब्दील हो गया है। इसीलिए ये जो टर्मिनोलॉजी है वो भी बदलती जा रही है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज आया, क्लाइमेट चेंज को जब तक हम एड्रेस करते तब तक ये क्लाइमेट क्राइसिस में बदल गया और जब क्लाइमेट क्राइसिस को जब तक हम इसके बारे में सोचते विचारते तब तक ये क्लाइमेट इमरजेंसी में बदल गया। और आज हम एक पूरी की पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी का जब समय आ जाता है तब तत्काल कदम उठाने की जरूरत होती है कि नहीं, हमको मतलब कुछ ऐसे मतलब आमूल चूल परिवर्तन किया जाए, ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाए जाएं जिससे कि ये सारा जो डिजास्टर है उसको रोका जा सके। अब आप देखिए, हमारे देश में जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जून के महीने में जब केदारनाथ में ये आपदा आई तो पूरा देश एक तरीके से एक ऐसी निराशा में, एक ऐसे दुख में डूब गया और हमने एक ऐसी आपदा को हमने जाके महसूस किया, उसको अनुभव किया या हमने उसको झेला और उसमें न जाने कितने लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, न जाने कितने लोगों ने अपनी सारी आजीविका को खो दिया, न जाने कितने लोगों ने अपने घरों को खो दिया और बहुत सारा एक पूरा का पूरा नुकसान हुआ। उसके बाद इस पे चिंता प्रकट होनी शुरू हुई कि आखिर ये हुआ क्यों। ये जब हो गया उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि ये हुआ क्यों। लेकिन 2013 में ये जो आपदा आई थी उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं और क्या हम कोई बात इस पे आज बताने की स्थिति में है कि आखिर इन 7 सालों में हमने क्या किया, हमने ऐसा क्या किया कि अब वो इस प्रकार की आपदाएं ना आए। और ये बड़ा जो है मतलब बड़े चिंताजनक वो है कि जब भी मानसून का मौसम होता है या जब भी गर्मियों का मौसम होता है, हम लगातार एक्सट्रीम क्लाइमेट की घटनाएं देखते हैं, एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं देखते हैं। यानी कहीं पर इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि पिछले साल की घटना है कि इतनी ज्यादा गर्मी और लू के चलते बिहार के कुछ हिस्सों में धारा 144 लगानी पड़ी कि वो जो है वो मतलब लोग ना निकले इतनी ज्यादा दिन के समय। तो अगर मौसम इतना ज्यादा सख्त हो जाता है, इतना ज्यादा क्रूर हो जाता है, इतना ज्यादा आपको मतलब ऐसा हो जाता है कि आप उसको झेल नहीं सकते, तो इसका मतलब कि वो धरती, ये मौसम, ये जो क्लाइमेट है ये हमसे बार बार कुछ कह रहा है कि आपको कोई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन प्राकृतिक आपदा की जब आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर केवल बाढ़ या सुनामी तो है नहीं, उसके अंदर भूकंप भी है, उसके अंदर
क्या नाम है आपका, हीट वेव्स भी आती हैं। तो तमाम ये सब चीजें जब उसके तहत आ रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वैश्विक स्तर पर इसके लिए जितने काम किए गए, चाहे वो ह्यूगो कन्वेंशन हो या फिर उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क हो, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के लिए है, क्या वो नाकाफी है इन सब के लिए, या उनके भीतर क्या कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि इनको कम किया जा सके, आपदा के जोखिम को? दरअसल जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मतलब बहुत उसके अलग अलग वो है, जो मतलब रिफ्लेक्शन है। जैसे जो हमारी जो प्रकृति है वो जिस तरीके से के दबावों का सामना कर रही है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। उसमें बाढ़ भी है, उसमें बहुत ज्यादा आंधी तूफान भी है, उसमें जो एक्सट्रीम जो गर्मी है वो भी है, उसमें जंगलों में आग लगना भी है, उसमें जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना है, ये सारा का सारा है। मतलब मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसके चलते धरती अलग अलग तरीके से, जो प्रकृति है कुदरत अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। अब उसमें टिड्डी दलों का भी हमला है, उसमें जो है ये सारी की सारी चीजें एक साथ मतलब अलग अलग उसके पहलू हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो विश्व के पैमाने पे, क्योंकि मौसम वो किसी भी देश का एक नहीं है। जैसे हम धरती पे तो बाउंड्रीज खींच सकते हैं लेकिन आसमान पे बाउंड्रीज नहीं बना सकते हैं। तो आसमान पे जो मौसम जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है और वही कुछ भारत में भी होगा, क्योंकि बाउंड्री वो जो हवाएं हैं वो पूरी की पूरी एक ही तरह से चल रही है, उनका एक पैटर्न है, वो उसी तरीके से चलते हैं, जो बादलों का एक पैटर्न है। अब जब हम इस मुद्दे पे जब कोई इंटरनेशनल कोई सेमिनार होता है या जब एक सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, तब कई बार कुछ देश इसमें दिखावे के तौर पे शामिल होते हैं, कई बार आधी हाँ और आधी ना के साथ वो उसमें सिग्नेचर कर देते हैं, बाद में उसको मुकर जाते हैं। जैसे जब कन्वेंशन होता है उस समय ये तय किया जाता है कि हम अपना जो कार्बन एमिशन है वो इतना कम कर देंगे ताकि जो धरती का जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिस तरीके से हम गर्म हो रही है धरती, ताकि उसको उतना गर्म होने से बचाया जा सके। जब कन्वेंशन होता है तब उसपे कुछ आधी अधूरी बातों के बाद के साथ सहमति दे दी जाती है, लेकिन जब उस पर एक्ट करने की बारी आती है, जब उस पर कदम उठाने की बारी आती है, तो वही देश उससे पीछे हट जाते हैं। अमेरिका जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो कभी जलवायु संकट को कभी मानते भी हैं और कभी उससे साफ सिरे से इनकार कर देते हैं। कभी क्योंकि ये जो जैसे प्लास्टिक का एक उदाहरण लिया जाए, जैसे प्लास्टिक है, वो इतना ज्यादा प्लास्टिक, हम जानते हैं कि प्लास्टिक एक पूरी दुनिया के लिए फांसी के फंदा एक जैसा बनता जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही है? प्लास्टिक का उत्पादन लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि जब कारपोरेट कंपनियों के मुनाफे की बात आती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ये कारपोरेट कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि वो कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी हैं और कई देशों की इकोनॉमी को वो कंट्रोल करती हैं। तो जब ये बात यहाँ पर आती है कि जैसे इस बात पे सहमति बनाने में क्या है कि अब हमको कोयला नहीं जलाना है, लेकिन जहाँ पर वो कोयले की खदानों पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा वो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां वो करती जा रही हैं, उसमें ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल जो तंत्र है, जो पूरी आर्थिक तंत्र है, वो इस प्रकृति तंत्र के ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। और कहीं भी ये चिंता नहीं दिखाई पड़ती कि आने वाले 30 सालों में 40 सालों में हम इस धरती का क्या करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा वो जो कोशिश ये रहती है कि वो अपने आप को, अपने पूरे उस बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के पूरे फिराक में, जैसे जब ये अमेज़न के जंगलों को साफ करके उनको जला के जब ये वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, वो अपने वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है जानवरों को पालेंगे या ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे कोई इकोनॉमी पैदा करेंगे। तो वो जंगल उनके लिए हमारे लिए कोई एक पेड़ है जो एक हरा भरा पेड़ है जो फल देता है, ये देता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है हमको, लेकिन किसी एक दूसरे आदमी के लिए वो एक लकड़ी है। उस लकड़ी को वो उसको पेड़ नहीं समझ रहा है, वो उसको लकड़ी समझ रहा है कि उस लकड़ी को वो काट के उससे कुछ दरवाजा बनाएगा या फर्नीचर बनाएगा या कुछ बनाएगा। तो यहाँ पे आके जो हमको कदम उठाए जाने की जरूरत है जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए या जलवायु संकट से निपटने के लिए,
वो कदम उठाने में कमी हमको पूरी दुनिया में ही दिखाई पड़ती है, अपने देश में भी दिखाई पड़ती है और पूरी दुनिया के फोरम पे भी दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर मैं इस रिपोर्ट पे स्पेसिफिक होकर मैं संजय जी बात करना चाह रहा हूँ कि अगर इस रिपोर्ट पे मैं बात करूँ तो इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि आपदा प्रभावित जितने देश हैं उसमें चीन जो है सबसे ऊपर है, वहाँ पर 577 घटनाएं हुई पिछले 20 सालों में। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। जी। 3 बड़े देश हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई छोटा देश हो। 3 बड़े देश हैं, 2 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक विकसित राष्ट्र है। इनके पास निपटने की कमी नहीं है आपदाओं से। चीन के पास नहीं है, अमेरिका के पास तो और नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो बेहतर है। भारत भी इस दिशा में काम करे, बावजूद इसके 20 साल में बढ़ रही हैं घटनाएं, लगभग डबल हो गई हैं। 467, 321, 577 बहुत बड़ी घटनाएं। जी, ये निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है और उसके पीछे कारण वही है कि जो हमको जिस सोच के साथ हमको इस पे काम करने की जरूरत है, जो डिजास्टर है, जैसे जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं को रोकने के लिए हमको जिस पैमाने पे हमको काम करने की जरूरत है, हम उस पे उस समग्र सोच के साथ हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने तो एनडीए में एक्ट बनाया ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो बनाया था हमने। जी, इस तरीके के एक्ट एक्चुअली क्या है कि जैसे ज्यादा हमारा फोकस ये है कि जब कोई आपदा आ जाती है तो वहां पर हम राहत और बचाव के कार्य कैसे चलाएं। जैसे कहीं अगर बाढ़ आती है तो लोगों को बचाने का काम कैसे किया जाए, या कहीं भूकंप आता है तो उसमें भूस्खलन से लोगों को बचाने का मतलब हमारा जो फोकस है वो इस पे है कि हम कैसे जो है जब कोई घटना हो जाती है तो उस घटना के बाद हम कैसे उसका प्रबंधन करें। बजाय इसके हमको इस पर्यावरण के बारे में, जलवायु के बारे में हमको इस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है कि इस तरीके की घटनाओं को हम कम से कम कर सकें। या जो जैसे भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है, जैसे जापान में भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा होती है तो उन्होंने अपने घरों को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वहाँ पे जो है वो भूकंप आते भी हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ता है या जान और माल का नुकसान कम होता है। तो हमको प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने वाले विकास की जरूरत है। हमको एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए वो उसकी प्रकृति की जो जरूरतें पूरी करते हुए वो इंसानों की जरूरतें पूरी करे। तो इसमें हमको कमी एक दिखाई पड़ती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं ये मानता हूँ कि जो हम लोग उसके आपदा आने के बाद उसके प्रबंधन पे हमारा फोकस जाता है। हम अभी उन कदमों की तरफ जैसे मैं एक उदाहरण इसके दिल्ली के प्रदूषण के बारे में एक उदाहरण के तौर पे अगर कहूँ कि जैसे दिल्ली और एनसीआर का जो ये इलाका है, ये पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा कंपनियों के ऑफिसेज हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं। तो एक पूरा का पूरा, और ये सारे लोग जो है अक्टूबर से लेके 5 महीने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीने देश में सबसे ज्यादा खराब हवा में सांस लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। एक ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसके बारे में तमाम रिसर्च आ गई है कि वो जो है फेफड़े को इतना ज्यादा वो खराब कर देता है, सिकुड़ जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। तमाम चेतावनियां जारी की जाती हैं कि वो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, उद्योगों को बंद कर दिया जाता है, सारा यहाँ तक कि जो है गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाता है, और इवन जैसी स्कीमें लाई जाती हैं। इसके बावजूद हम इस समस्या का समाधान अभी तक खोजने में, या समाधान सबको पता है कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उस समाधान को लागू करने में असफल रहे हैं। और ये अभी जाड़े के शुरुआती दिन है, आज जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तब ये दिल्ली की हवा अभी इस सीजन में सबसे ज्यादा खराब स्तर पर है और लोगों की ये हवा सांस लेने लायक नहीं है। ये बहुत ही खराब हवा है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। इसमें तमाम किस्म के रसायन और जहरीली जो गैसेस हैं वो और तमाम पोल्यूटेंट्स मिले हुए हैं। तो ये इस तरीके का एक मैन मेड ये डिजास्टर है। ये एक तरीके का डिजास्टर है जिसमें जो है वो हजारों लोग उससे बीमार होते हैं और मर जाते हैं। और लेकिन उसको कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे उसको आने से रोकें, हम अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे ये बदलाव करें कि इस पूरे के पूरे, जैसे वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है, वो किसान हर साल
जब धान की फसल हो जाती है तो धान की फसल के बाद उनको गेहूं बोना होता है। तो गेहूं की फसल को खेत को तैयार करने के लिए वो जल्दी से पराली को जला देते हैं ताकि गेहूं के लिए तैयार हो जाए। तो वो जो 10 दिन 15 दिन का गैप है उसको बचाने के लिए वो गेहूं पैदा करने के लिए वो ही करते हैं। लेकिन जब वही गेहूं जो पैदा हो जाता है, जब उस गेहूं को पैदा करने के लिए वो उसमें पराली जला के इतना एनवायरमेंट खराब करते हैं, जब उसी गेहूं के लिए वो इतना ज्यादा उसमें पानी डालते हैं, वो पूरा भूमिगत जल का वो निकाल के वो हो जाता है, उसमें न जाने कितना वो केमिकल और कीटनाशक और ये दुनिया भर। वही गेहूं जब पैदा होता है तो वो जाता है और जाके वो किसी गोदाम में जाके वहां पे रखे सड़ जाता है। तो हम गेहूं पैदा कर रहे हैं और इन्वायरमेंट की कीमत पे पैदा कर रहे हैं। इन्वायरमेंट मतलब हमारी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी की कीमत पे उसको पैदा कर रहे हैं और वो गेहूं किसी के काम भी नहीं आ रहा है, सड़ भी जा रहा है। यानी हम अपनी जरूरतों को और अर्थव्यवस्था को और कुदरत को हम अपनी एक प्राथमिकता में एक समग्र सोच के साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हमारी कमी है जिससे हमको फोकस होकर सोचने की जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी डिजास्टर्स हो रहे हैं, जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनको रोकने का एक्ट तमाम बने हुए हैं, देश से लेकर और वैश्विक स्तर पर तमाम कन्वेंशन हो रखे हैं, लेकिन लागू होने में जो है वो कमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कबीर जी बात करने के लिए इस विषय पर हमसे, आपने हमें टाइम दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात की डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, बात की कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने में जो मैनेजमेंट करना है वो सरकार से लेकर हमें भी साथ में करना है। ये केवल एक पक्ष का काम नहीं है। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।